हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था। ये हमारे इस अध्याय का छठा पार्ट है, जिसमें पिछले 5 पार्ट में बहुत कुछ पढ़ लिया है अपन ने, और ये आज हमारा इस अध्याय का लास्ट वीडियो लास्ट पार्ट होने वाला है। देखिए, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था जाइलम के बारे में, जाइलम के बारे में पढ़ा, जाइलम की विभिन्न कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लोएम की कोशिकाओं के बारे में, और फ्लोएम की कोशिकाओं में 2 कोशिकाएं अपन ने पढ़ी थी, चलनी नलिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। 2 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शुरू करते हैं अपन तीसरी कोशिका, जिसका नाम है फ्लोएम की कोशिकाओं में फ्लोएम मृदुतक। क्या है? फ्लोएम मृदुतक। तीसरी और चौथी होगी फ्लोएम दृढ़ोतक। तीसरी हमारी कोशिका है, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारे? देखिए, फ्लोएम की विभिन्न कोशिकाएं। अब ये अलग प्रकार का होता है। क्यों ये अलग प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए ये जटिल ऊतक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जटिल ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने जाइलम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी, यहाँ भी 4 प्रकार की पढ़ेंगे। तीसरी है हमारी फ्लोएम मृदुतक। तीसरी हमारी कोशिका फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक तीसरी कोशिका हमारी फ्लोएम मृदुतक। इस कोशिका में क्या होता है? यह कोशिकाएं कैसी होती है? देखिए, यह पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिका होती है। पहली बात तो पतली भित्ति युक्त होती है और जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं। पतली भित्ति युक्त होती है और जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य है भोजन। मुख्य कार्य क्या है? भोजन का अरीय संवहन एवं संचय। भोजन का संवहन, भोजन को लाने ले जाने का, और साथ में संचय, इकट्ठे करने का, भंडारण करने का कार्य इनका होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन का संवहन, अरीय संवहन। इनका मुख्य कार्य भोजन का अरीय संवहन व संचयन होता है। मुख्य कार्य क्या है? भोजन का अरीय संवहन व संचयन होता है। इनका यह मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये 2 बातें किसके बारे में? फ्लोएम मृदुतक के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं फ्लोएम दृढ़ोतक के बारे में। चौथा है हमारा फ्लोएम दृढ़ोतक। फ्लोएम दृढ़ोतक क्या करते हैं? ठीक है, ये तो मृदुतक थी, दृढ़ोतक। यह इसका कार्य क्या होता है? सबसे बड़ी बात, ये चलनी नलिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो चलनी नलिका सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी,
ठीक है, वो क्या करती ये उनको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, अर्थात सीधे रखने का कार्य करती है, बीच में से टूटने नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, ये मोटी भित्ति युक्त होती है और मृत कोशिकाएं होती है। मोटी भित्ति युक्त तो होती है, लेकिन होती कैसी है, मृत कोशिकाएं होती है, लंबी और मृत कोशिकाएं होती है। इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, इन्हें फ्लोएम तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। और इनके उपयोग अपन को कहाँ देखने को मिलते हैं, इन फ्लोएम दंडोतक कोशिकाओं के उपयोग कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, रस्से, जो रस्से बने हुए होते हैं, जो मोटे मोटे वस्त्र होते हैं, बारदान के अंदर जो होता है, बारदान में जो अपन नॉर्मल भाषा में जो बोरी बोलते उसमें, ठीक है। फिर चटाइयों में बनाने में इनका उपयोग होता है, ठीक है। तो पहली बात, इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोएम तंतु कहते हैं। इनकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली पतली, लंबी और मृत कोशिकाएं होती हैं। और कार्य क्या है, चालनी नलिका को सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। इन्हें फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। इन्हें फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। दूसरी चीज, पहली बात तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, फ्लोएम तंतु कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती, इनकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त पतली, मोटी भित्ति युक्त पतली, लंबी तथा मृत होती है। कैसी होती है, मृत होती है, मरी हुई कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। तीसरी बात, इनका कार्य क्या है, ये चलनी नलिका को सहारा प्रदान करती हैं। यह चलनी नलिका को सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, चलनी नलिका को सहारा प्रदान करती हैं। इनका उपयोग कहाँ है, किस चीजों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, रस्सों को, मोटे वस्त्र, चटाइयां बनाने में बनाई जाती हैं। या इनमें चटाइयों में, मोटे वस्त्रों में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। रस्सों, मोटे वस्त्र तथा चटाइयों में ये कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मोटे वस्त्रों, रस्सों और चटाइयों में होती हैं। देखिए, फिर तो यहां तक तो अपने 4 कोशिकाएं, किसकी, फ्लोएम की 4 प्रकार की कोशिकाएं अपन की पूरी हुई, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन, देखिए अब अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण, एक नया टॉपिक, विशिष्ट ऊतक के बारे में। कौन से ऊतक, विशिष्ट ऊतकों के बारे में, अथवा स्रावी ऊतक भी कहते हैं। अर्थात जो किसी पदार्थों का श्रवण करते हैं या श्रवण करते हैं, छोड़ते हैं कुछ पदार्थ, तो विशिष्ट ऊतक टॉपिक है। विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक, इनके बाद देखिए क्या होते हैं विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक। कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर, कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर स्राविक कार्यों को संपादित करती हैं। विशेष प्रकार से
रूपांतरित होती है, अर्थात अपने अंदर विशेष प्रकार के परिवर्तन करती है। और कौन सा कार्य करती है? श्रवण का या श्रावी कार्यों का संपादन करती है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को अपन विशिष्ट उत्तक या श्रावी उत्तक कहते हैं। कुछ अभी पादप में है, तो पादप में कुछ कोशिकाएं, पादप में कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर, विशेष प्रकार से क्या होकर? रूपांतरित होकर स्रावी या श्रवण कार्यों को संपादन करती हैं। श्रावी या श्रवण कार्यों को संपादन करती है, कार्यों का संपादन करती हैं, उन्हें श्रावी कोशिकाएं कहते हैं तथा ऐसी कोशिकाओं के समूह को श्रावी या विशेष उत्तक कहते हैं। श्रावी या विशेष उत्तक कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो उत्सर्जी बाह्य श्रावी कोशिकाएं और एक अंतःस्रावी कोशिकाएं भी कह सकते हैं। उत्सर्जी या बाह्य श्रावी कोशिकाएं या फिर अपन श्रावी या अंतःस्रावी कोशिकाएं पढ़ते हैं। इसके बारे में पहले स्क्रीनशॉट ले सब। देखिए, जो विशिष्ट उत्तक या श्रावी उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, विशिष्ट या श्रावी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है हमारा, पहली है उत्सर्जी या बाह्य श्रावी उत्तक। उत्सर्जी या बाह्य श्रावी उत्तक ये क्या करती हैं? इन कोशिकाओं द्वारा पादप उपापचय क्रिया, अर्थात पादप की जो पाचन और उपापचय की जो क्रियाएं होती उनमें निर्मित उनसे बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ या कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? श्रवण होता है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं
कोशिकाओं द्वारा पादप उपापचय क्रियाओं में निर्मित पादप उपापचय क्रियाओं में निर्मित उत्सर्जी पदार्थों का स्रवण होता है। क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों का स्रवण होता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, नेक्स्ट देखिए, उत्सर्जी पदार्थों का स्रवण होता है। कौन से? अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं अपन, उत्सर्जन जो उनको बाहर त्यागना होता है उनका श्रवण होता है। दूसरा है ये पादप में अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं? बाहर स्थित होती है। पादप में अधिकतर बाह्य है, इसलिए यह पादप में अधिकतर बाह्य स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? बाह्य स्थित होती है। जैसे एग्जाम्पल, ग्रंथिल रोम, जो रोम होते हैं, मूल रोम, ठीक है। दूसरी चीज पाचक ग्रंथियां, दशंक रोम। एग्जाम्पल में देखिए, ग्रंथिल या सग्रंथि रोम, पाचक ग्रंथियां, दशंक रोम। अब अपन देखते हैं कई पौधों में जो कांटे होते हैं, जहरीले कांटे होते हैं, वो अगर चुभ जाए तो जहर चढ़ता है। दंश वाले आता है, डंक वाले कांटे कहा जाता है उनको, दंश वाले रोम कहा जाता है। ऑस्मोफोर, तेल वाहिनियां, ऑस्मोफोर, तेल वाहिनियां, ठीक है। ये कौन सी होती है? उत्सर्जी या बाह्य स्रावी ग्रंथियां। फिर है दूसरी हमारी स्रावी या अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरी है हमारी अंतःस्रावी ऊतक। देखिए, अंतःस्रावी ऊतक में क्या होता है? अंतःस्रावी ऊतक ये पादप में, वो बाह्य थी, ये कैसी होगी? अंतः स्थित होती है। यह पादप में अंतः स्थित होती है, अंतः स्थित होती है। यह पादप में अंतः स्थित होती है। यह पादप में कहाँ स्थित होती है? अंतः स्थित होती है, अंदर की तरफ स्थित होती है। और ये क्या करती है? पादपों में जो संचित पदार्थ होते हैं, भंडारित किए गए, इकट्ठा किए गए पदार्थों का विघटन करके श्रवण करती है। विघटन करके श्रवण करती है या स्राव करती है। यह पादपों में संचित पदार्थों का विघटन करके श्रवण करती है। विघटन करके श्रवण या स्राव करती है। श्रवण या स्राव करती है। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे अंतःस्रावी कोशिकाएं, एग्जाम्पल है अंतःस्रावी कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं। दूसरा है तेल ग्रंथियां, जो तेल वाहिका,
ऊपर अपन ने क्या पढ़ा है, तेल वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, ये होती है तेल ग्रंथियां, ठीक है, तेल ग्रंथियां, श्लेष्मिक ये होती है तेल कोशिकाएं, और श्लेष्मिक ग्रंथियां, फिर है रबड़ सिरी उत्तक, एक है रबड़ सिरी उत्तक, रबड़ सिरी उत्तक। अब इसमें दो प्रकार की कोशिका है, एक तो होती है रबड़ सिरी वाहिकाएं और एक होती है हमारी रबड़ सिरी कोशिकाएं। ये एग्जाम्पल हैं किसके, अंतःस्रावी उत्तकों के एग्जाम्पल हैं, अंतःस्रावी उत्तकों के ये एग्जाम्पल हैं। करें इसका स्क्रीनशॉट लें आप। देखिए अगला है हमारा उत्तक तंत्र के बारे में। क्या होता है उत्तक तंत्र, देखिए अब कह सकते हैं अब तक तो अपन ने उत्तक के बारे में पढ़ा और उत्तक की परिभाषा ये कहती है कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए, जो किसी विशेष कार्य को करती, अर्थात दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है वो क्या कहलाती है, उत्तक कहलाती है। अब उत्तक तंत्र क्या होता है, उत्तक तंत्र क्या होता है, उत्तक तंत्र होता है दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जब किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक उत्तक किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए या करने के लिए इकट्ठे होते हैं, समूह बनाते हैं, तो इसे अपन उत्तक तंत्र कहते हैं। तो उत्तकों का जो समूह, उत्तकों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उत्तक तंत्र कहलाते हैं। तो उत्तक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तीन उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। देखिए क्या होता है, उत्तक को, उत्तक का समूह जो, अब उत्तक का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए, उत्तक का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए साथ मिलकर एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उत्तक तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, उत्तक तंत्र कहलाते हैं, उत्तक तंत्र कहलाते हैं। अब पादप के अंदर कितने कैसे उत्तक तंत्र पाए जाते हैं देखते हैं अपन। पहला है बाह्य त्वचीय
उत्तक, ठीक है। त्वचीय उत्तक या बाह्य उत्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ, त्वचा क्या होती है, ये हमारी त्वचा है, जैसे पौधों का थोड़ा हमारी देखो ये त्वचा है, ये बाहर की तरफ है या शरीर के अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो इसे बाह्य त्वचीय उत्तक भी कहते हैं, या फिर त्वचीय उत्तक तंत्र, त्वचीय उत्तक तंत्र। देखिए क्या होता है इसमें त्वचीय उत्तक तंत्र। यह पौधे का सबसे बाहरी भाग होता है। पहली बात तो त्वचीय है, बाह्य है, बाहर की तरफ, सबसे बाहर का जो भाग होता है जिसमें अपन छाल ये जो आती हैं वो, ठीक है। इसमें बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र और रोम, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र और तथा बाह्य उपांग जैसे रोम, जैसे मूल रोम, ठीक है, दशंक रोम आदि आते हैं। अब इसमें कौन से होते हैं, इसमें होते हैं इनके अंदर बाह्य कोशिकाएं, ठीक है, रंध्र, बाह्य त्वचीय उपांग, बाहर की त्वचा के उपांग, जैसे अपने भी ये जो रोम, जो बाल पाए जाते हैं, ठीक है, बाल या रोम जो कह रहे हैं अपन, वो ये बाह्य त्वचीय या त्वचीय अंग में त्वचीय उत्तक तंत्र में आते हैं। वैसे पादपों के अंदर, जड़ों के अंदर जैसे मूल रोम पाए जाते हैं, कुचे की पत्तियों के ऊपर डंक जैसे दशंक रोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं सामान्यतः क्या होती है, मृदु तकीय होती है, कोमल होती है, ठीक है, कोमल ही है, देखो है ना, बात अपनी कोमल है। आप जड़ पौधे को उखाड़ोगे, उसकी जड़ पे जो रोम पाए जाते हैं वो देखोगे, वो कैसे होंगे, कोमल ही होंगे। तो पहली चीज, यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है। दूसरी, इसमें बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं, कौन कौन शामिल है, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र, बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बाह्य त्वचीय तथा बाह्य त्वचीय उपांग जैसे, बाह्य त्वचीय उपांग जैसे मूल रोम, दशंक रोम आदि आते हैं। ये सब किसमें आते हैं, ये सब इनमें आते हैं, किसमें, त्वचीय उत्तक में। नोट, बड़ी बात, ये मृदु तकीय, त्वचीय उत्तक की कोशिकाएं मृदु तकीय होती है। तो ये तो था पहला उत्तक तंत्र। दूसरा है हमारा भरण उत्तक तंत्र। यह त्वचीय उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जहां भी बीच में पाया जाता है और जहां भी ये त्वचीय उत्तक तंत्र, जैसे एक पौधा है, ये बाहर की इसकी त्वचा है, ठीक है, बाह्य त्वचा, और संवहन जो अंदर की तरफ जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा ये जहां पाए जाते हैं, उनके अलावा पादप में जो भी भाग है वहां पर एक ही उत्तक पाए जाते हैं, भरण उत्तक तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा दूसरा, भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र
बाह्य त्वचा एवं संवहन ऊतक तंत्र के अलावा सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। बाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक तंत्र के अलावा बाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक तंत्र के अलावा बाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक तंत्र के अलावा सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें अधस त्वचा, बाह्य त्वचा और संवहन ऊतक तंत्र के अलावा सभी ऊतक जो भी बनते हैं सब भरण ऊतक होते हैं। इसमें अधस त्वचा अर्थात बाह्य त्वचा के अंदर वाली जो त्वचा होती है, अधस त्वचा, वलकुट, परिरंभ, मज्जा किरणें आदि आती है। इसमें अधस त्वचा, वलकुट, परिरंभ, अधस त्वचा, वलकुट, परिरंभ, अधस त्वचा, वलकुट, परिरंभ और मज्जा व मज्जा किरणें होती है। ये तो ऊतक तंत्र के दो ऊतक तंत्र है, त्वचीय ऊतक तंत्र और भरण ऊतक तंत्र। स्क्रीनशॉट लें आप इसका फटाफट। फिर अपना लास्ट जो इस टॉपिक है संवहन ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगला है हमारा संवहन ऊतक तंत्र, तीसरे प्रकार का। ठीक है, तीन ही प्रकार के पादप के अंदर ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। अगला है हमारा संवहन ऊतक तंत्र। संवहन ऊतक तंत्र, देखिए संवहन ऊतक तंत्र, इसमें जटिल ऊतक तंत्र के, इसमें जटिल ऊतक तंत्र के जाइलम व फ्लोएम आते हैं। पहली बात, इसमें जटिल ऊतक तंत्र के जाइलम व फ्लोएम आते। इसमें जटिल ऊतक तंत्र के जाइलम व फ्लोएम आते हैं, जो अपन ने पढ़े हैं अभी। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन पुल बनाते हैं, अर्थात एक पुल की तरह होता है। जैसे एक पुल क्या होता है, ये कोई पुल बना हुआ है, रोड बनी हुई है, पुल। ठीक है, इसमें दो रास्ते होते हैं, हमें भी पता है। ठीक है, एक तरफ तो इस तरफ जाने वाला और एक तरफ इस तरफ से आने वाला। वही सेम चीजें होती है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो खनिज लवणों और जड़ों को किधर ले जाता है, ऊपर की तरफ, पत्तियों की तरफ। और फ्लोएम क्या करता है, बना हुआ भोज्य पदार्थों को नीचे की तरफ लाता है। तो एक पुल की तरह कार्य करता है। ठीक है, पहली बात तो जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन पुल बनाते हैं, परिवहन पुल बनाते हैं। जाइलम तथा
फ्लोएम मिलकर संवहन पुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संवहन पुल बनाते हैं। संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है। जड़ में जाइलम व फ्लोएम, जड़ जो होती है, जो जड़ें होती है, उसमें जो जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में क्या होते हैं? एकांतर क्रम में अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, जिसे संवहन पुल अर्य कहते हैं। अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। अब अलग अलग त्रिज्या पर होने का मतलब इनकी जो नलिकाएं होती, आगे से तो गोलाकार ही होती, ठीक है, ये दो नलिकाएं, ठीक है, पूरी जड़ है। अब जड़, जो जड़ों में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, जिसे संवहन पुल अर्य कहते हैं। अब जाइलम ज्यादा चाहिए, अलग अलग त्रिज्या पर। एक सिद्धांत है, ऊपर से अपन पानी देखते हैं, हमारी पानी की जो टंकी घर के सबसे ऊपर बड़ी है और एक नल लगा हुआ सबसे नीचे, वहां पानी नीचे से ऊपर से नीचे तो आराम से आ रहा है। क्या हो रहा है? आराम से आ रहा है। लेकिन जब अपन को ये टंकी भरनी होती है तो फिर अपन ऐसे पानी छोड़ देते हैं पाइप में, ऊपर तो नहीं जाता। उसके लिए हमें क्या करना है? प्रेशर देना पड़ता है। ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ वो क्या परिवहन होता है। ठीक है, सेम चीज है। जब अपन को खनिज लवण और ये तो जमीन के अंदर है, इनको पत्तियों तक ऊपर पहुंचाना है तो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए इनके द्वारा दाब लगाया जाता है। ठीक है, यही चीज है। इसलिए अब दाब ज्यादा लगेगी जहां क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल, दाब अपन पढ़ते हैं तो देखिए दाब की एक छोटी सी सूत्र है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अपन दाब कहते हैं। क्षेत्रफल क्या है? दाब का व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल। अर्थात दाब, क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। दाब उतना ही ज्यादा लगेगा तो प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा ये। इसलिए जाइलम जो होते हैं वो जड़ों में पतले होते हैं। ठीक है, जिसे क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है? ज्यादा दाब लगता है। फ्लोएम होते हैं मोटे, जिसे क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम लगता है। दाब ज्यादा लगने से ऊपर वाला दाब कम होता है पत्तियों में, जिसके कारण पानी आराम से जड़ों द्वारा, कैसे तत्व द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अलग अलग त्रिज्याओं में होते हैं, पहली बात। ठीक है, मेन बात यह है कि जड़ में जाइलम व फ्लोएम अलग अलग एकांत क्रम में अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, जिसे संवहन पुल अर्य कहते हैं। जड़ों में जाइलम व फ्लोएम एकांतर क्रम में अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं। एक जिसे संवहन पुल अर्य कहते हैं। संवहन पुल अर्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जड़ों की बात। अब करते हैं अपन तने या स्तंभ की बात। तने के अंदर जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात है, एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम में जैसे ये जड़ है कोई, ठीक है, एक के अंतर के क्रम में होते हैं। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। ये जाइलम है, ये फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जाइलम है, ये जाइलम है। एक बीच में अंतर आ जाता है। ठीक है,
एकांत क्रम में अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, जबकि तने में जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, समान त्रिज्या के होते हैं। तने में जाइलम व फ्लोएम समान त्रिज्या पर होते हैं। क्या होते हैं? समान त्रिज्या पर होते हैं। ठीक है, जिसे इसे अपन क्या कहते हैं? इनको समवहन कहते हैं, इसे संवहन बंडल कहते हैं, इसे समवहन या संयुक्त, इसे संयुक्त बंडल कहते हैं। बंडल कहते हैं। ठीक है, फिर द्विबीजपत्री तनों में देखिए, द्विबीजपत्री तनों में क्या होता है? बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्विबीजपत्री तनों में जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम होता है, इन्हें खुला संवहन पोल कहते हैं। जो द्विबीजपत्री जाइलम, ये ऊपर जाइलम, ठीक है, ये नीचे फ्लोएम, इनके बीच में क्या होता है? एक कैम्बियम होता है। ये द्विबीजपत्री में कैम्बियम होता है, इस कारण इसको खुला संवहन पुल कहते हैं। जबकि एक बीजपत्री में इनके बीच संवहन, जो एक बीजपत्री होते हैं, इनके बीच कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, कैम्बियम नहीं पाया जाता, अर्थात ये पूरे बंद होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री में जाइलम व फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है, इसे खुला संवहन, इसे खुला संवहन पुल कहते हैं। जबकि एक बीजपत्री में, जबकि एक बीजपत्री में जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसे बंद संवहन पुल कहते हैं। इसे बंद संवहन पुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? बंद संवहन पुल कहते हैं। तो यहां आकर हमारा ये लेसन खत्म होता है। लास्ट में 3 उत्तक तंत्र पढ़े हैं अपन ने, त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र। ठीक है, यहाँ आके हमारा जो लेसन है वो होता है एंड। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में और आज और पिछले वीडियो में, इस लेसन के पिछले वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगातार जो स्थिति कोरोना की बनी हुई है, लोगों को, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, आप उस चीजों पर ना रहें। ठीक है, क्योंकि अपन को सिर्फ एक क्लास पास नहीं करनी, अपन को जॉब लगना है। हमारा जो टारगेट है, हमारा सपना है, ठीक है, हमारे माँ बाप का सपना है, वो एक 11th क्लास तक ही सीमित नहीं है, वो है हमारे आगे का जो सपना है कि हमें टारगेट जॉब लगना है। ठीक है, और जॉब लगने के लिए हमें ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें
कहीं से भी उठा के देख लो आप, 12th तक की बुकों में से ज़्यादातर सवाल क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो नौकरी वाले जॉब के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप एक साल के लिए इसको ना पढ़ें, ठीक है, कि हमें बस 11th पास करनी है तो हो जाए, 12th पास करनी है, 10th पास करनी है, बस इसलिए इतना पढ़ ले बहुत नहीं। आप उसको अच्छे से पढ़ें और लंबे समय के नॉलेज तक रखने के लिए पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आगे कई सवाल बनते हैं ऐसे कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं बुकों से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कंटिन्यू जो भी पिछले लेसन करवाए सब में ये पॉइंट बना के जो छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं वैसे मैंने आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।